हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं। आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDC 131। व्यूअर्स, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही पीडीएफ प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। व्यूअर्स, तो आइए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है आदिकालीन काव्य धाराओं का वर्णन करो। व्यूअर्स, तो हम इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे, आइए आगे देखते हैं। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे आदिकालीन काव्य धारा निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। फिर आगे लिखेंगे नंबर 1 में सिद्ध काव्य, फिर नंबर 2 में लिखेंगे नाथ काव्य, फिर नंबर 3 में लिखेंगे जैन काव्य, फिर नंबर 4 में लिखेंगे रासो काव्य, फिर नंबर 5 में लिखेंगे लौकिक साहित्य। फिर आगे लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट करके सिद्ध काव्य। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, बौद्ध धर्म के मुख्य रूप से शाखाएं थी, एक हीनायन और दूसरा महायान। हीनायन महात्मा बुद्ध को अवतार नहीं मानते थे, महात्मा बुद्ध को भी केवल महान पुरुष मानते थे, जबकि महायान महात्मा बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी पूजा अर्चना करते थे। यही महायान आगे चलकर बौद्धयान में बदल गया और इसी प्राणियों को हम सिद्ध कहते हैं। इन सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। जितने भी सिद्ध पुरुष थे वे सभी अपने नाम के आगे पा लगाते थे, जैसे जैसे सरहप्पा, सरबप्पा, लुइपा आदि। सिद्ध ने अपने जन्म भाषा में जिस साहित्य की रचना की उसे सिद्ध साहित्य कहा गया और इस साहित्यिक रचना इसलिए किया गया ताकि बौद्ध धर्म के बजवान शाखा का प्रचार हो सके। सिद्ध साहित्य की भाषा अर्धगामी अपभ्रंश के निकट माना जाता है। फिर आगे लिखेंगे सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, ये नंबर 1 में इस साहित्य में तंत्र साधना पर अधिक बल दिया जाता था। फिर नेक्स्ट नंबर 2 में लिखेंगे इस साहित्य में जाति प्रथा का विरोध किया गया। फिर नेक्स्ट नंबर 3 में लिखेंगे जाति प्रथा के साथ वर्ण व्यवस्था का भी विरोध किया गया। फिर नेक्स्ट नंबर 4 में लिखेंगे इस साहित्य में वैदिक धर्म का खंडन किया गया। फिर नेक्स्ट नंबर 5 में लिखेंगे इस साहित्य में गृहस्थ जीवन पर बल दिया गया। फिर नेक्स्ट नंबर 6 में लिखेंगे पाखंड का विरोध किया गया। इस प्रकार से हम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर 7 में लिखेंगे गुरु का विशेष महत्व दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नाथ काव्य, यह हमारा सेकंड पॉइंट होगा। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, हिंदू धर्म के बहुत संप्रदाय है जिसमें से नाथ संप्रदाय भी एक प्रमुख संप्रदाय है। हिंदू धर्म में नाथ संप्रदाय का अपना एक विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि नाथ संप्रदाय को उदय भगवान शंकर के भैरव रूप से हुआ है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। फिर आगे लिखेंगे नाथ संप्रदाय की विशेषताएं। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, नंबर 1 में नाथ संप्रदाय ने मन की शुद्धता पर बल दिया। फिर नेक्स्ट लिखना है नंबर 2 में नारी योग साधना में बाधक होती है, इसलिए नारी से दूर रहने का संदेश दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 3 में समाज में फैले हुए अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में लिखेंगे नाथ संप्रदाय में जीवन में गुरु का विशेष महत्व दिया। फिर नेक्स्ट नंबर 5 में लिखेंगे नाथ संप्रदाय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 6 में समाज में ऊंच नीच की भावना को दूर करने का प्रयास किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे रासो काव्य। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, आदिकालीन हिंदी साहित्य में रासो साहित्य के अनेक रूप का परिचय मिलता है, जिसमें से रासो काव्य एक प्रमुख काव्य है। रासो काव्य में प्रमुख रूप से रासो काव्य में अधिकतर वीर गाथाएं लिखी गई है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक लोगों को यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य के अंदर वीरता की भावना अवश्य ही रहना चाहिए, जो जीवन के क्षेत्र में काम में आता है। फिर
फिर आगे लिखेंगे रासो काव्य की विशेषताएं। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, रासो काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि रासो काव्य के रचयिता खुद अपने लिए काव्य की रचना नहीं करते थे, बल्कि राजा महाराजाओं के खुश करने के लिए वह कवियों की रचना करते थे। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे रासो काव्य के रचनाकार ज़्यादातर राजा महाराजा के दरबार में रहा करते थे। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे रासो काव्य की विशेषता यह है कि इस काल के कवि अपने। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 4 में, इसमें कवि अपने राजाओं के शौर्य का बखान करते थे, आश्रयदाता राजा के चरित्र का गुणगान करते थे। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे नंबर 5 में, रासो कवियों का समाज से कोई लेना देना नहीं था, वह केवल अपने राजा महाराजाओं के लिए ही लेखन का कार्य करते थे। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे नंबर 6 में, रासो काव्य की विशेषता यह है कि इस काल के कवि प्रकृति का वर्णन भी अपने काव्य में बहुत ही मनोरम ढंग से करते थे। सो दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पीडीएफ प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा।